हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है चिंतन, और चिंतन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी भी टाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आज आपको क्लियर होने वाले हैं। लगभग 10-12 प्रकार के चिंतन हैं जो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं, और जो भी आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, इससे बाहर कोई भी चिंतन से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सारा के सारा बहुत मेहनत से तैयार किया है। आप प्लीज इसको लास्ट तक देखना। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 5 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। पेडागोजी की थ्योरी व एमसीक्यू दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है पेडागोजी की। आप पेडागोजी की प्लेलिस्ट पर लिंक पर क्लिक कर इससे पहले के जो 5 चैप्टर की थ्योरी और एमसीक्यू मैंने करा दी है उसको आप देख सकते हैं। साइड में ये जितने भी चैप्टर्स की लिस्ट लगी हुई है, ये सभी की सभी मैं कराने वाली हूँ। 5 तक कंप्लीट हो गए हैं, आगे जितने भी हैं 10 चैप्टर और रह गए, उन सबको कंप्लीट कराऊंगी मैं। और अगर आप इन सब चैप्टर्स की थ्योरी व एमसीक्यू की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8828778918। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 50 रुपये। मात्र 50 रुपये में आप पेडागोजी की 15 चैप्टर की पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं चिंतन से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चिंतन से, तो ये सारी के चिंतन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चिंतन होता क्या है। क्या होता है? थिंकिंग। चिंतन मीन्स थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स सोच विचार। ठीक है, चिंतन का मतलब क्या है? सोच विचार के कोई फैसला लेना या सोच विचार के कोई काम करना। यानी कि सीधे सीधे इसका रिलेशन किससे है? हमारे दिमाग से। ठीक है, चिंतन करने में सबसे ज्यादा क्या खर्च हो रहा है? हमारा दिमाग खर्च हो रहा है। ठीक है, तो हम किस तरह से चिंतन करते हैं, चिंतन करने की प्रक्रिया क्या है, आइए वो देखते हैं हम। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन हम हाथ से नहीं करते हैं, पैर से नहीं करते हैं। चिंतन कहाँ से करते हैं? दिमाग से। ठीक है, दिमाग से सोचते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, विचार, घटना या अनुभव पर विचार करता है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? किसी समस्या पर विचार, घटना या अनुभव पर विचार करता है, यानी कि सोचता है। ठीक है, उसका विश्लेषण करता है और उसका निष्कर्ष तक पहुंचता है। किसी विषय के बारे में सोचने, समझने और तर्क करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है मनोवैज्ञानिक परिभाषा जो है वो इस प्रकार है चिंतन की। चिंतन एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब देखो, पिछला चैप्टर हमने कौन सा देखा था? टैक्सोनॉमी वाला देखा था, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी देखी थी। ठीक है, उसमें आपने संज्ञानात्मक स्तर मैंने पढ़ाया था, और उसमें मैंने बताया था कि संज्ञानात्मक स्तर के जो वो है जितने भी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? टीचर से संबंधित है। और उसमें ये सारे शब्द आए थे जिसमें व्यक्ति स्मृति यानी कि याद करना, कल्पना करना, तर्क करना, अनुभवों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, समझ में आया? चिंतन क्या है? चिंतन एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उच्च स्तरीय यानी कि देखो, बिल्कुल सामान्य प्रकार का चिंतन क्या है कि आपको एक गिलास दिया गया और आपसे कहा कि भाई नींबू पानी बना लो, तो आपने तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा नींबू पानी कैसे बनेगा? नींबू निचोड़ा जाएगा, चीनी डाली जाएगी, नमक डाला जाएगा, मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल चिंतन। ठीक है, नॉर्मल आपने दिमाग यूज करा, चीज बन गई, बात खत्म। अब आपसे बोला जाए कि भाई आप एक काम करो, स्ट्रॉबेरी का कोई शेक बना लो। ठीक है, कुछ ऐसा नया बनाओ जो आज तक हमने ना पिया हो, कुछ नया ट्राई करके देखो। तो अब नया ट्राई करना है मतलब आपने पहले कभी नहीं पिया है, आपको पता नहीं है, उसका टेस्ट नहीं पता कि कैसा बनेगा, आपको ये नहीं पता कि उसकी रेसिपी क्या है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, है ना? तो उसमें अब आपका दिमाग क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो कौन सा चिंतन कर रहे हो? अमूर्त चिंतन, जिसके बारे में ना आपको पहले से आपने देखा है, ना सुना है, ना कुछ किया है, आप नया ट्राई अपनी तरफ से बनाने की उसको कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई भी नया शेक, बनाना शेक या कोई भी नया शेक, कोई भी नए फ्रूट्स का कुछ अलग से डिश बनाने की कोशिश कर रहे हो। कई बार हम करते हैं ना, सबके अलग अलग, जैसे मैगी है, सिंपल पैकेट आता है मैगी का, है ना? उसको जब पानी उबल जाए तो मैगी को डाल दो, मसाले को डाल दो, 2-3 मिनट उसको ऐसे ही ढक के रखो, पानी में खौलता रहेगी वो मैगी, और उसके बाद मैगी बनकर तैयार। लेकिन मैगी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनाई जाती है। अब हर घर में अलग तरीके की मैगी खाई जाती है, तो जिसको जैसी पसंद है वो वैसा बनाता है, या पास्ता भी जिसको जैसा पसंद है वो वैसा बनाता है। तो जो रेसिपी बनाई जा रही है, जो पहले कभी नहीं खाई है, हम कह रहे हैं कि चलो आज इसमें चीज डाल के देखते हैं, चलो आज इसमें ऑरिगेनो डाल के देखते हैं, वो क्या है? वो एक प्रकार का अमूर्त चिंतन है। ठीक है, इसको एसएसटी में कैसे अप्लाई करते हैं मैं आगे सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगी। ये तो एक छोटे से उदाहरण है। तो आपको समझ में आया मूर्त चिंतन, यानी कि आपको पहले से उसके बारे में जानकारी थी, आपने बनाने की कोशिश करी, या आपको पहले से आप किसी के घर गए, आपको बनाना शेक दिया गया,
आपको अच्छा लगा, आपने आपको टेस्ट पता है, आपको पता है ये कैसा है, आपने उनसे पूछ लिया कि कैसे बना था, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे से बनाया था, ठीक है, आपने घर आके वैसा बना लिया, तो मूर्त चिंतन, ठीक है। तो क्या हो गया, मूर्त चिंतन हो गया। लेकिन अमूर्त चिंतन कब होगा या कल्पना शक्ति का विकास कब होगा, जब आपको पहले से उस चीज के बारे में नहीं पता है, आप नया बना रहे हो, ठीक है, और अनुभव का प्रयोग करके, ठीक है, समस्या का समाधान करता है। अनुभव का प्रयोग यानी कि पूर्व ज्ञान से रिलेट करके हम चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण है, यदि कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करे ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो, तो ये क्या है, चिंतन प्रक्रिया है। चिंतन क्या है, जो भी चीजें हम सोच रहे हैं वो क्या है, वो चिंतन है, ठीक है, कुछ भी हम सोच रहे हैं वो क्या है, चिंतन है। तो जो भी हम सोचते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, चिंतन के अंतर्गत आता है। और चिंतन को हमने कई सारे भागों में बांट रखा है, ठीक है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हम इसको ये बोलेंगे, एक तरह से चिंतन करना, सोचना, विचार करना, ठीक है, थिंक करना, ये सब चिंतन के अंतर्गत आता है। अब हम कितने टाइप से सोच सकते हैं चीजों को अलग अलग, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम किस किस टाइप से सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला कौन सा है। इसमें इसमें सबसे पहला दे रखा है मूर्त चिंतन। अब देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन और ऐड करी गई है जो मनोवैज्ञानिक, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक है। देखो इसमें बोला गया है, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में चिंतन को कई प्रकार में बांटा गया है। यह वर्गीकरण इस आधार पर होते हैं कि व्यक्ति, अब देखो यहाँ से देखो, व्यक्ति किस तरह से समस्याओं का समाधान करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है और निर्णय लेता है, ठीक है, किस तरह से किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है, निर्णय ले रहा है और समस्या को सॉल्व कर रहा है। ये है चिंतन के प्रकार कि किस किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो इन्होंने पहला दे रखा है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन की परिभाषा है प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली वस्तुओं घटनाओं पर आधारित सोच। प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली, ठीक है, घटनाओं पर आधारित सोच। जब व्यक्ति सीधे दिखाई देने वाली वस्तु, घटना और अनुभव पर आधारित सोच करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं। इसमें कल्पना या अमूर्त विचार कम होते हैं, बल्कि वास्तविक और प्रत्यक्ष चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आपसे मैं बोलूं, आपको मैं सिखाऊं कि ये क्या है बेटा, ग्लोब है, तो ये क्या है, ये है मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है, समझ में आ गया ना। मैंने सब बच्चों को ये दिखा दिया। अब अगले दिन मैंने ये ग्लोब नहीं दिखाई किसी भी बच्चे को, जब सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं मैंने किसी बच्चे को ग्लोब नहीं दिखाई है। अब मैंने बोला बच्चों से कि बेटा कल मैंने आपको ग्लोब दिखाई थी, सब बच्चे कहेंगे हाँ। जैसे ही मैंने बोला, अपने मुंह से एक शब्द निकाला ग्लोब, बच्चों के दिमाग में वो क्या बन गया, प्रतीक बन गया। कैसा प्रतीक बन गया कि एक गोल गोल सा था, ठीक है, उसमें महाद्वीप और महासागर दिखाए गए थे, ठीक है, और उसके नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या था, एक कील लगी हुई थी और ऐसे कुछ टेढ़ी थी। मेरे बोलते ही आपके दिमाग में वो चित्र बन गया, ठीक है। तो अब ये कौन से प्रकार का चिंतन हुआ, मूर्त चिंतन, ठीक है, क्योंकि आप पहले से उस चीज के बारे में जानते हैं। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ मूर्त चिंतन। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो ग्लोब है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि दिन रात किस तरीके से होते हैं ग्लोब पर, ठीक है, कल मैंने समझा दिया ना आपको। अब आप बताओ दिन रात कैसे होते हैं। तो बच्चा सोचेगा और बताएगा कि मैडम जो फेस पृथ्वी का सूर्य के सामने की तरफ होगा उधर क्या होगा, दिन, और पीछे की तरफ क्या होगा, मैडम रात होगी। अब बच्चे को मैंने ग्लोब नहीं दिखाई है, लेकिन बच्चा सोच पा रहा है कि सूरज ऐसे है सामने, ग्लोब ऐसे है, पृथ्वी ऐसे है, और इस तरह से पृथ्वी घूम रही है धीरे 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 धीरे, और जैसे जो जो फेस सूर्य के सामने आ रहा है वहां दिन होता जा रहा है, जो फेस सूर्य के पीछे की तरफ आ रहा है वह रात होती जा रही है। ये कैसा है, अमूर्त चिंतन। कैसा है, सॉरी, ये कैसा है, मूर्त चिंतन, ठीक है। मूर्त यानी कि पहले से उसको पता है उस चीज के बारे में, उसने देखी है, उसने छुआ है, तो ये कैसा हो गया, मूर्त चिंतन, ठीक है। अभी उदाहरण भी हम देखने वाले हैं इसके। देखो उदाहरणों में मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। पहला है, इसमें छात्र नक्शे में भारत का आकार देखकर पहचान लेंगे। अब अगर मैंने पहले ही बच्चों को भारत के बारे में बता रखा है तो मैं कहूंगी बेटा वर्ल्ड मैप में आप भारत ढूंढ के दिखाओ। भारत मैंने पहले दिखा रखा है बच्चों को, ठीक है, पहले मैंने समझा रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ कि भारत कहाँ है, तो वो एकदम से चिंतन करेंगे, सोचेंगे
ठीक है, कि मैडम ने जो चित्र दिखाया था वो कुछ कुछ ऐसा था। ठीक है, तो भारत कहाँ है, भारत ये है ना। तो मतलब पहले से उसकी आकृति, उसका प्रकार, ठीक है, उसको हमने महसूस कर रखा है चीज को, उसको उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो क्या हो गया, मूर्त चिंतन। दूसरा है इसमें इतिहास की कक्षा में ताजमहल की तस्वीर दिखाकर उसका वर्णन करना। ये क्या है, मूर्त चिंतन है। हमने एक हमें जैसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ाना है, तो हमने कोई भी एक मंदिर का चित्र दिखा दिया या ताजमहल का चित्र दिखा दिया या किसी भी चीज का जो पुरानी है उसका हमने चित्र दिखा दिया, हमने बोला बच्चों आप इसके बारे में जानते हो, आपने इसके बारे में क्या क्या आप जानते हो, प्लीज आप बताइए। सब दो दो सेंटेंस बताएंगे। अब बच्चा खुद से सोच रहा है, जो बच्चे घूमने गए होंगे वो बताएंगे, या जिन बच्चों ने उसके बारे में कुछ सुना होगा, है ना, कि हम जैसे पड़ोस में कोई ताजमहल देखने गया तो वो बता रहा है बच्चे को, उसका फ्रेंड कि हम ताजमहल देखने गए थे, बिल्कुल व्हाइट था, इतना सुंदर लग रहा था, वहाँ गार्डन भी था ताजमहल के इधर और ताजमहल के राइट और लेफ्ट साइड में, ऐसे सब कुछ वो बता रहा है, वहां पर पानी के फुहारे लगे हुए थे, ये सब। तो उसके दिमाग में वो चीजें बैठी हुई है, जैसे ही हमने चित्र दिखाया वो तुरंत बताएगा कि मैडम मेरा दोस्त गया था ऐसे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ये क्या हो गया, ये मूर्त चिंतन हो गया। ठीक है, यानी कि देख के, उसकी आकृति को देखकर, या हम किसी चीज को फील कर बता रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो क्या हो गया, मूर्त चिंतन। भूगोल में मिट्टी के नमूने को हाथ से छूकर समझाना। हमने कई प्रकार की मिट्टियां दिखा दी। ठीक है, जैसे हमें मिट्टियों के प्रकार बताने हैं तो हम 3-4 प्रकार की मिट्टी ले आए कि बेटा ये चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी ऐसे होती है, पीली मिट्टी ऐसे होती है, लाल मिट्टी ऐसे होती है ना, काली मिट्टी ऐसे होती है। तो हमने सारे के सारे प्रकार बच्चों को दिखा दिए मिट्टी के। ठीक है, अब उनको साइड कर दो। अब हमने मिट्टी के ऊपर सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि अब सारी मिट्टियों का वर्णन कीजिए आप। तो बच्चों का दिमाग कहाँ पहुंचेगा कि भाई काली मिट्टी काले रंग की होती है, तुरंत उनके दिमाग में क्या होगा, तुरंत इमेज बन जाएगी उस चीज की जो उन्होंने देखी है। तुरंत आपके दिमाग में भी ऐसे होता है ना। अभी आपसे मैं बोलूं कि फ्रूटी पियोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, या तो आपको वो 10 रुपए वाली फ्रूटी दिखाई देगी जो पैकेट में आती है, या आपको पूरी की पूरी बोतल दिखाई देगी फ्रूटी की, 1 लीटर की, 2 लीटर की, जितने लीटर की भी आती है वो दिखाई देगी। तो एकदम से चित्र बन जाता है ना दिमाग में, और आप फिर उसके बारे में निर्णय ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, मूर्त चिंतन। मेरे कहते के साथ ही आपके दिमाग में बन गया। अभी जैसे मैं पहले मैगी का उदाहरण दे रही थी, तो सबका दिमाग वहीं पहुंच गया होगा। किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा मैगी का पैकेट, किसी के माइंड में आ रहा होगा थाल में लगी हुई सजी हुई मैगी, किसी के दिमाग में आ रहा होगा वेज मैगी और जिसमें से भाप निकल रही है, किसी के दिमाग में आ गया होगा कि हम खा रहे हैं, स्वाद आ रहा है ना। तो आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, मैंने तो दिखाई नहीं है, मैं तो आपको दे ही नहीं रही ना, मेरे पास मैगी है, मेरे कहते ही आप आपके दिमाग में मैगी की इमेज बन गई। तो ये क्या है, ये मूर्त चिंतन है। उसी तरह से जब हमने मिट्टियों को छू के दिखाया बच्चों को, तो जब भी वो लिख रहे हैं उस मिट्टी के बारे में, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि भाई जो काली मिट्टी थी वो चुपचुपी मिट्टी थी। ठीक है, पीली मिट्टी कैसी थी, बालू टाइप की मिट्टी थी। ठीक है, ये वाली जड़ोद मिट्टी कैसी थी, इसमें ह्यूमस था, इसमें इस तरह की चीजें थी। तो बच्चे उसको जोड़कर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मूर्त चिंतन। नेक्स्ट है इसमें कक्षा में ग्लोब घुमाकर महाद्वीपों को दिखाना, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन है जिसके बारे में बच्चों को कुछ पता नहीं, वो क्या हो गया, वो हो गया अमूर्त चिंतन। जिसके बारे में बच्चों को पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। प्याजे प्याजे का अगर आपने देखा हो तो अमूर्त चिंतन जो होता है वो 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों को होता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा कल्पना शक्ति में जाने लगते हैं, और जो अच्छे से चिंतन कर पाते हैं, अमूर्त चिंतन, वो कर पाते हैं 12 के बाद। ठीक है, लगभग लगभग 6 क्लास का बच्चा अपनी तरफ से कुछ नई चीजें क्रिएट करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, आप 6-7 के बच्चे को कोई भी मॉडल कुछ भी आप बोल दो कि बेटा इस तरह का कुछ मॉडल बना के लाओ, अब तुम देख लो तुम्हें पट्टे से बनाना है, कंक्रीट से बनाना है, कि किस चीज से बनाना है, तुम अपने हिसाब से बना के लाओ। तो बच्चा कुछ नया अलग सा बना के लाता है, तो ये दिमाग उसमें कब पनपता है, 12 उम्र के बाद। अच्छे से शुरुआत कब होती है कल्पना शक्ति की, 7 साल की उम्र में कल्पना शक्ति की शुरुआत होने लगती है। ठीक है, लेकिन ठीक से काम करने लगता है 12 साल से ऊपर वाला बच्चा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जब भी अमूर्त चिंतन की बात आए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी का बच्चा अमूर्त चिंतन अच्छे से नहीं कर पाता है। थोड़ी बहुत कल्पना शक्ति उसकी रहती है कि हाँ हम ऐसे करेंगे, वैसे होगा, थोड़ा बहुत होता है उसके अंदर। लेकिन जो 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं वो अच्छे से अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। अच्छे से वो सोच, जो जिस चीज को उन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, उसके बारे में सुना ही नहीं है, वैसा वो क्रिएट करने की सामर्थ्य रखते हैं, वैसा वो क्रिएट कर पाते हैं।
और उसका सबसे सटीक उदाहरण क्या है कि आप जब क्लास में कोई भी मॉडल बनाने के लिए देते हो तो पूरी क्लास में कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिफरेंट बना के लाएंगे, उनके जैसा किसी का होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। आपने ग्लोब बनवा ली उनसे, कुछ मानचित्र बनवा लिया उनसे, कुछ मिट्टी का एक खिलौने टाइप बनवा लिया उनसे, कुछ और किसी और चीज के बारे में आपने मॉडल दिया, तो जब वो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं तो वो कुछ अलग ही चीज बना के लाएंगे जैसी उन्होंने पहले ना कभी देखी होगी और ना उन्हें उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। वो अपने आप सोचेंगे और सोच सोच के बनाएंगे। आप दिवाली पर लगाने की कोई झालर टाइप उनको बोल दो कि इस तरह का बना के लाओ, तो कुछ बच्चे तो मूर्त चिंतन के द्वारा बना के लाएंगे कि भाई ये पहली ये पुरानी लगी हुई है हमारे घर में, इसकी कॉपी करके बना के और मैडम को दे देते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बना के लाएंगे जैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, देखा ही नहीं है और उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था पहले से, तो वो खुद ही सोच रहे हैं कि यहाँ पर सितारे लगा लेंगे, यहाँ पर हम स्टोन लगा लेंगे, यहाँ पर हम लड़ियाँ लगा लेंगे, यहाँ पर हम फ्लावर लगाएंगे, तो ये पूरा की पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, पूरा की पूरा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। यानी कि पहले से जिस चीज के बारे में नहीं पता है उस चीज के बारे में सोचना और निर्णय लेना, ये किसके अंतर्गत आता है? अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है। और कम से कम ये जो बच्चे होते हैं ये 6 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, 5th से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, ये 100% श्योर है। ठीक है, छोटे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है और जो अमूर्त चिंतन भी होता है उनमें वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परिभाषा। अवधारणाएं, सिद्धांत और विचारों पर आधारित सोचना। जब व्यक्ति प्रत्यक्ष वस्तुओं से हटकर, प्रत्यक्ष वस्तु यानी कि जिनको हमने सामने से देखा है उनसे हटकर सिद्धांतों और अवधारणाओं पर सोचता है तो उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। इसमें कल्पना और तर्क का प्रयोग होता है। आप कहेंगे कि कल्पना का मतलब हम अमूर्त समझ लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्पना भी 2 प्रकार की होती है। कल्पना शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, ठीक है, यानी कि आप सोच रहे हो उस किसी भी चीज के बारे में, बच्चा सोच रहा है। एक तो होती है मूर्त कल्पना, ठीक है, मूर्त यानी कि पहले से उसके बारे में पता है, उससे रिलेटेड वो कुछ भी चीजें सोच पा रहा है, सोचना, कल्पना करना। ठीक है, दूसरा होता है अमूर्त। अमूर्त यानी कि बच्चे को उसके बारे में नहीं पता है लेकिन वो सोच पा रहा है। जैसे हम बच्चों से बोले कि बेटा कोई भी एक कहानी अपनी तरफ से बनाकर प्रस्तुत करो, ठीक है, तो राजा रानी की वो ऐसी कुछ कहानी बनाएंगे, तो वो कैसा हो गया? अमूर्त चिंतन हो गया। ठीक है, और अगर हमने बोला कि बेटा कल जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये चीजें बनानी है, तो वो क्या हो गया? मूर्त चिंतन हो गया। यानी कि 2 प्रकार का कल्पना शक्ति कैसी होती है? 2 प्रकार की। एक कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन कैसी होती है? एक प्रकार की कि जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं उसमें और चीजें ऐड कर रहे हैं या उसके बारे में ही सोच रहे हैं। दूसरे प्रकार की कल्पना शक्ति होती है हमने कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। जैसे बच्चों से बोलो कि बेटा अगर तुम्हें अपना खुद का एक गार्डन बनाना हो तो कैसा बनाओगे? तो हर बच्चा अपना अलग प्रकार का गार्डन बताएगा। किसी बच्चे को फल ज्यादा पसंद है तो वो फल का बोलेगा कि भाई मैं अपने गार्डन में ये बड़े बड़े पेड़ लगाऊंगा ताकि मैं आम खा सकूं, अमरूद खा सकूं, ये खा सकूं। किसी को फूल पत्तियों से ज्यादा प्यार होगा तो वो अलग अलग प्रकार के पौधे बताएगा। किसी को बिल्कुल भी प्यार नहीं है बगीचे वगैरह से, तो वो कहेगा जी घास वास लगाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी मिट्टी छोड़ देंगे, एकदम प्लेन कर देंगे और क्रिकेट सबसे अच्छा खेला जा सकता है उस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये अमूर्त चिंतन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र की अवधारणा को समझना। अब देखो लोकतंत्र किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लोकतंत्र क्या है? एक विचार है, विचारधारा है ना, कुछ सिद्धांत है इसमें, देखा किसी ने नहीं है। तो हम लोकतंत्र की जब भी बात कर रहे हैं तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन है। इसकी कोई भी इमेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ रूल हैं जो हमें पता है कि लोकतंत्र इस टाइप का होता है, लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है। दूसरा है न्याय और समानता जैसे मूल्यों पर विचार करना। समानता किसी ने नहीं देखी, न्याय क्या कैसा, न्याय का कैसा रंग होता है, कैसा टेस्ट होता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है? एक अमूर्त चिंतन है। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व समझाना, एकता, राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना। ये सब क्या है? ये अमूर्त चिंतन है। इन शब्दों को से बनने वाली किसी भी चीज को हमने ना देखा है, ना टेस्ट करा है, ना छुआ है, लेकिन हम इनके बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन है। जैसे हम बच्चों को बोले कि बेटा तुम किस तरह की अपनी क्लासरूम चाहते हो, कि किस तरह का हो क्लासरूम, तो हर बच्चे अपनी अपनी प्रकार की क्लासरूम बताएंगे कि ऐसी क्लासरूम हो जिसमें यहाँ पर इस वॉल पर क्या हो, पूरा की पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इस पर साइंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लगे हो, इस पर ऐसे लगे हो। कुछ बच्चे बताएंगे कि हम क्या करेंगे कि ऐसे गमले रखेंगे जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा आए। ठीक है, जिनको पौधों से ज्यादा प्यार होगा वो ऐसे उदाहरण आपको बताएंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अमूर्त चिंतन।
ठीक है, जैसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है उसको क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, वो अमूर्त चिंतन है। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव यानी कि कुछ नया क्रिएट करना, पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ नया क्रिएट करना। अब देखो रचनात्मक की परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले, नए विचार और मौलिक समाधान प्रस्तुत करने वाली सोच। जब व्यक्ति नए विचार, नई विधियां, मौलिक समाधान प्रस्तुत करता है तो उसे रचनात्मक चिंतन कहते हैं। या इसमें कल्पना शक्ति और मौलिकता होती है। मौलिकता क्या होती है? मौलिकता होती है कि अपने खुद से कुछ नया बनाना, वो होती है मौलिकता। मौलिकता का मतलब है कि हमने किसी का कॉपी नहीं किया है, अपनी तरफ से चीजों को बनाया है, वो क्या होती है? मौलिकता। ठीक है, मौलिकता का मतलब है कि बच्चे ने अपने खुद से, अपनी सोच के आधार पर कुछ चीजें बनाई हैं, उसने किसी का कॉपी नहीं किया है। यानी कि बच्चा इतने उच्च स्तर की चीजों को सोच पा रहा है कि उसे किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद का बना रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। इसमें बोला गया है कि छात्र स्वतंत्रता संग्राम पर अपनी बनाई हुई कविताएं लिखें। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हमने बोला कि बेटा अपनी अपनी कविता बना के लानी है, तो अपने हिसाब से बच्चे बनाएंगे या अपने अपने हिसाब से निबंध लिख के लाने हैं। तो अब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई देखी तो है नहीं उन्होंने। ठीक है, कुछ प्रतीकों के आधार पर, कुछ पुरानी अनुभवों के आधार पर वो कविता या कोई भी लेखन लिख सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है, शिक्षक भूगोल को पढ़ाने के लिए रोल प्ले करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इतिहास की घटनाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। ये सब किस में आएगा? रचनात्मक। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का नया पोस्टर डिजाइन करना। रचनात्मक का मतलब हो गया अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करना। अब देखो रचनात्मक और सृजनात्मक, इंग्लिश में दोनों की दोनों सेम ही है। ठीक है, हिंदी में भी हिंदी में जो इनका प्रयोग किया जाता है शब्दों का, लगभग लगभग सेम सेम सी चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर इनमें है नहीं। तो दोनों का अर्थ क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, उसका भी क्या था? क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों एक ही बात है। सृजनात्मक के बारे में मैंने कल बहुत विस्तार से आपको बताया था जब मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, तो अभी भी हम यहाँ पर देखते हैं सृजनात्मक चिंतन क्या है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज आएंगी, नए विचार, कल्पना और मौलिक समाधान खोजने पर आधारित है। ठीक है, उदाहरण क्या है? किसी कहानी का नया अंत गढ़ना या किसी समस्या को अनोखा हल करना, यानी कि अपने तरीके से, अपने अनुभवों के आधार पर आप कुछ नया कर रहे हैं। ठीक है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी यानी कि मौलिकता। मौलिकता का मतलब हो गया अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना है जो किसी की कॉपी ना करी गई हो। ठीक है, जो आपने किसी का देख के नहीं बनाया हो, अपनी तरफ से बनाया हो, वो क्या है? मौलिक। यह सृजन यानी कि उत्पत्ति से बना है। इसमें पूरी तरह से नए विचार, कला, उत्पाद विकसित किया जाता है जो पहले से अस्तित्व में नहीं था। उदाहरण के लिए एक बिल्कुल नई कहानी लिखना या अनोखा आविष्कार करना। ठीक है, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं क्लास में कि बेटा एक अच्छी सी सीनरी बनाइए आप, तो वो अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से, अमूर्त चिंतन के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से बना रहे हैं, या फिर पहले से उन्होंने गार्डन देखा हुआ है तो उन्होंने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ कुछ पेड़ों को वहां पर खड़ा करा है। ठीक है, जैसे आम का, अमरूद का, उन्होंने पहले से देख रखा, उन पेड़ों को वहां पर खड़ा करा है। तो इस तरह का जो होगा वो तो होगा मूर्त चिंतन प्लस सृजनात्मक चिंतन, तीन दोनों आ गए इसमें। और अगर उन्होंने इस तरह के पेड़ बनाए जैसे कहीं उन्होंने देखे ही नहीं है, ठीक है, कुछ अलग तरह का ही बना दिया, जैसे अलग तरह के कई लोग पक्षी भी बनाते हैं, अपनी सीनरी में दिखाते हैं, या अलग तरह की एक सिचुएशन बना दी कि अगर बाढ़ आई तो इस तरह से लोग भागेंगे, तो ये क्या है? ये अमूर्त चिंतन है। जैसे पीछे से सुनामी आ रही है, आगे लोग भाग रहे हैं और बिल्डिंगें गिर रही हैं, इस तरह की कोई सीनरी बना दी, तो ये क्या हो गया? अमूर्त चिंतन हो गया प्लस सृजनात्मकता। उन्होंने अपना कुछ मौलिक बनाया है, कुछ अलग बनाया है। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, है ना। जो बच्चे ज्यादा 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 उनमें सृजन करने की क्षमता होती है, ज्यादा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, वही बच्चे आगे जाकर इंजीनियर या रिसर्च में जाते हैं। ठीक है, वो नई नई चीजों को खोजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर रचनात्मकता। रचनात्मकता वही है क्रिएटिविटी या इनोवेशन। ठीक है, संयोजन। यह रचना बनाने की योग्यता से बना है। इसमें पहले से उपलब्ध जानकारी या वस्तुओं का प्रयोग करके इन्हें सरल और प्रभावशाली या नया रूप दिया जाता है। समझ में आ गया आपके? यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम सृजन कर रहे हैं तो अपना मौलिक बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? मौलिक, जैसा हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, अपने हिसाब से अब
बना रहे हैं। यहाँ पर रचनात्मकता में ये बोल रहे हैं कि हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बना हम अपना ही रहे हैं, हमने किसी की कॉपी नहीं किया, लेकिन पूर्व ज्ञान है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान इन्होंने नहीं बोला है। तो आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। और ये दोनों ही चीजें किस में आएंगी, ये दोनों ही चीजें चिंतन के अंतर्गत आएंगी कि कुछ भी चीज क्रिएट करना अपनी तरफ से, वो सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहलाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रियात्मक चिंतन। तो क्रियात्मक चिंतन मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्लूम्स के 3 सिद्धांत बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको ज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें टीचर कुछ सिद्धांतों के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। दूसरा बताया था भावनात्मक, उसमें मैंने वो सारे सिद्धांत बताए थे जिसमें बच्चा किस तरह से किसी भी टॉपिक को अपने माइंड में रखता है। तीसरा मैंने बताया था क्रियात्मक, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान के आधार पर चीजों को बनाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर यही है, क्रियात्मक चिंतन वही वाला चिंतन है जो हमने ब्लूम्स में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है परिभाषा, सोच को तुरंत क्रिया में बदल देना। एक तो होता है चिंतन, ठीक है, अमूर्त और मूर्त क्या है, चिंतन। ये क्या है, हम सोच रहे थे अपने दिमाग में, ठीक है, चीजों को हम सोच रहे थे, लेकिन जब हमने सोच लिया और हम उसको जैसा हमने सोचा है वैसा ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, क्रियात्मक चिंतन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बच्चों से बोला कि बच्चों अपने माइंड में सब लोग एक एक अच्छा सा क्या सोचो, जंगल सोचो। सब बच्चों ने सोच लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि उसको पेपर पे उतार दो, मतलब पेपर पे बना लो। तो ये क्या हो गया, सोचा अमूर्त चिंतन, या मूर्त चिंतन भी हो सकता है कि कोई बच्चे ने पहले से कोई जंगल देखा हो, वो उसके जैसा ही सोच रहा हो। ठीक है, और हो सकता है कई बच्चों ने जंगल ना देखे हो, वो अपने हिसाब से सोच रहे हो कि जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ होते होंगे। अब जब वो सभी बच्चे पेपर पर वो उस तरह की आकृति बना रहे हैं, तो हम उसको किसके अंतर्गत डालेंगे, क्रियात्मक चिंतन के अंतर्गत। यानी कि जो जैसा वो उन्होंने सोचा वैसा उन्होंने करके दिखा दिया। तो क्रियात्मक में क्या होता है, क्रिया करना, क्रिया यानी कि काम करना, है ना। तो काम करना किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक चिंतन के अंतर्गत। यानी कि उन्होंने सोचा और सोच सोच के वो अपनी चीजों को बना रहे। ठीक है, जब सोच सीधे क्रिया में बदल जाए, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जब सोच सीधे क्रिया में बदल जाती है और व्यक्ति कार्य करके समस्या का समाधान करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक चिंतन बोलते हैं। अगर डिबेट हो रही है तो मूर्त चिंतन हो रहा है या अमूर्त चिंतन हो रहा है, और अगर लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो क्रियात्मक चिंतन हो रहा है। फिर वहां पर अमूर्त या मूर्त चिंतन नहीं होगा, फिर वहां पर क्या होगा, क्रियात्मक चिंतन होगा। बच्चे को हमने कोई कहानी सुनाने के लिए बोला तो मूर्त या अमूर्त चिंतन हो गया। और अगर हमने उस बच्चे को बोला कि बेटा इस टॉपिक के ऊपर कोई भी आप मॉडल बना के लाओ, तो क्रियात्मक चिंतन हो गया। समझ में आ गई ना, क्रियात्मक में क्या होगा, काम करेगा बच्चा अपने हाथ से। अब देखो क्रियात्मक किसके अंतर्गत आएगा, करके सीखना। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, करके सीखना। अब देखो उदाहरण है इसके, छात्र मतदाता प्रक्रिया समझकर मॉक चुनाव आयोजित करें। ठीक है, हमने बच्चों को क्या बता दिया, डेमोक्रेसी पढ़ाई, और उसमें पढ़ा दिया कि बेटा चुनाव इस तरीके से होते हैं, और हमने बोल दिया अब क्या करोगे, आप लोग रोल प्ले एक तैयार कर लो। ठीक है, एक क्लास को पूरा की पूरा एक बूथ सेंटर बना लो कि इस तरह से मतदान होगा। कुछ बच्चे कर्मचारी बन जाओ जो वोटिंग कराएंगे, और कुछ बच्चे वोट डालने वाले बन जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक। अब इसमें क्रिया हो रही है ना, हाथ पैर चला रहे हैं ना बच्चे, केवल दिमाग चलाएं तो मूर्त या अमूर्त चिंतन, हाथ चलाने लगे तो क्रियात्मक चिंतन। ठीक है, अपना खुद का कुछ नया बनाए तो रचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन। ध्यान रखना, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है इसमें, शिक्षक पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण करवाएं, यानी कि वृक्ष लगाएं। अब काम कर रहे हैं ना, कुछ वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक चिंतन। नेक्स्ट है इसमें, छात्र नक्शा देखकर तुरंत स्थान चिन्हित कर रहे हैं। ठीक है, हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, क्रियात्मक चिंतन। फोर्थ है इसमें, इतिहास की घटनाओं को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना या रोल प्ले, वही। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक के अंतर्गत। यानी कि अगर बच्चा चुपचाप बैठकर सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो गया, मूर्त या अमूर्त चिंतन। ठीक है ना। अगर बच्चा अपने हाथ से काम कर रहा है तो, या हाथ से काम कर रहा है या चल फिर के काम कर रहा है, यानी कि उसका जो शरीर है वो गतिमान है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग। मौलिक चिंतन या मौलिक सोच या ओरिजिनल थिंकिंग, बात एक ही है। तो अब तक ये आपको समझ में आ गया, मौलिक क्या होता है, दूसरों की नकल किए बिना अपने विचार प्रस्तुत करना। जब व्यक्ति दूसरों की नकल किए बिना अपने नए अनोखे विचारों को प्रस्तुत करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मौलिक सोच बोलते हैं।
कॉपी नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से बना रहा है। पहला है इसमें छात्र स्वतंत्रता संग्राम पर अपनी दृष्टि से निबंध लिखे। हमने उनको चैप्टर पढ़ा दिया, हमने बोल दिया निबंध लिखो इसके ऊपर, ठीक है। तो वो सब, जब इस तरह के आप क्वेश्चन दोगे ना तो सबका अलग अलग मिलेगा आपको, किसी भी 4 बच्चों का एक जैसा निबंध नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग मिलेगा, सब अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मौलिक, ठीक है। और टीचर ने जो करवाया है क्लास में, मान लो गाय का निबंध करवाया, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, सारे बच्चे वही लिख रहे हैं। निबंध लिखवाया गाय का, सारे बच्चे वही वही 10 लाइन सबने रट रखी है, वही लिखे जा रहे हैं। तो ये मौलिक नहीं हुआ। मौलिक क्या होगा, हर बच्चा अपना अलग लिख रहा है। कुछ बच्चा गाय की विशेषताओं के बारे में लिख रहे हैं, कुछ बच्चा उसके खाने पीने के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और कर रहे हैं, कुछ नया अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ये मौलिक, ठीक है। किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, टीचर का भी कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही अलग कुछ बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मौलिक, ठीक है। मौलिक सोच हो गई। अब देखिए इसमें छात्र स्वतंत्रता संग्राम पर अपनी दृष्टि से निबंध लिख रहे हैं, शिक्षक इतिहास को पढ़ाने के लिए अपनी बनाई हुई गतिविधि अपना रहे हैं, छात्र भूगोल की समस्याओं का नया समाधान सुझा रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर अपनी मौलिक राय दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रकार का चिंतन है, 7 प्रकार का जो चिंतन है वो है नव उन्मेषी, ठीक है। नव उन्मेषी विचार या चिंतन, ठीक है, विचार या चिंतन एक ही बात है, या हम इसको बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया, नई चीजों को खोजना। तो एक तरह से ये किसके अंतर्गत आएगा, अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। बच्चा कुछ नया खोज रहा है, कुछ नया सोच रहा है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, परिभाषा, मौजूदा विचारों में सुधार करके नए उपयोगी विचार प्रस्तुत करना। जब मौजूदा विचारों या तरीकों में सुधार करके नए और उपयोगी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें हम नव उन्मेषी विचार कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, वही परिभाषा है ना जो मैंने आपको ऊपर सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इनोवेशन में क्या होता है, इसमें होता है शिक्षक ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल मैप का प्रयोग करें। कुछ नया खोजा उन्होंने कि भाई पहले हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे कि ये ठीक नहीं है, अब हम क्या पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पर, कुछ नया खोजा। नेक्स्ट है इसमें छात्र इतिहास की घटनाओं को टाइमलाइन ऐप में दिखाएं, में देखें, ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल पढ़ाने के लिए ड्रोन से ली गई तस्वीरों का प्रयोग करें, कुछ नई चीजें खोजें। इनोवेशन मतलब खोजना, कुछ नया खोजना। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया में अभियान छेड़े, ठीक है। नए टॉपिक पर बात करें, कुछ नया खोजें, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये ज्यादातर ये जो चिंतन है ज्यादातर ये या तो इतिहास में होगा, ठीक है, पॉलिटी में होगा, यानी कि शिक्षा क्या बोलते हैं उसको, राजनीति शास्त्र में होगा, और विज्ञान में होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में इस तरह का जो चिंतन होता है वो कम होता है, और भूगोल में बिल्कुल और भी ज्यादा कम होता है, क्योंकि नया खोजना भूगोल के हिसाब से बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम चीजों को देख रहे हैं दूरबीन से या किसी भी चीज के, अपनी तरफ से तो कोई ग्रह या गैलेक्सी नहीं बना सकते ना हम, ठीक है। तो इतिहास में कल्पना कर सकते हैं, चीजों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2 अलग प्रकार के चिंतन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सी टेट के फेवरेट क्वेश्चन है। कौन से, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और कौन सा, अभिसारी चिंतन, ठीक है। अब अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, एक चीज और मैं बता रही हूँ, मैं ज्यादातर आपको हिंदी यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने में, लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश के शब्द याद रखने चाहिए, ठीक है। इनका नाम चेंज करके कुछ और लिख देगा वो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे ऐसे फ्लो में हिंदी बोलने की आदत है, इसलिए मैं बार बार आपको इंग्लिश के शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, इन सभी शब्दों को भी आप याद रखेंगे, आपको ही सहूलियत रहेगी याद रखने में। एग्जाम में फिर आपके कोई भी क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाएगा और गलत होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। सी टेट का पेपर हो या कोई भी पेपर हो जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, उसमें बच्चों को सब आता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इतना शुद्ध लिखा होता है कि आप लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछा क्या है। और जब घर पे आके आप 2-3 दिन बाद उसको आराम आराम से पढ़ पढ़ के सोच सोच के करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अरे ये तो फालतू की छूट गया, इसका मतलब तो ये था। या फिर आप गूगल पे उन शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो फिर आपको समझ में आया ये तो बिना मतलब के छूट गया, ये तो मुझे पता था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखें ताकि आपको पेपर करते समय सहूलियत हो। नेक्स्ट है इसमें अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है किसी समस्या
के कई संभावित समाधान सोचना। जब किसी व्यक्ति किसी समस्या के कई संभावित समाधान सोचता है तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक टॉपिक दिया अपनी क्लास में कि भाई प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है अपने स्कूल में, ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है जगह जगह, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ तरीके बताओ ताकि गंदगी ना फैले और हमारा जो ये विद्यालय प्रांगण है ये साफ और स्वच्छ रहे। अब हर बच्चा 2-3 आइडिया सोच रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या हमने लिखने के लिए दे दिया कि 5-5 आइडिया सब सोचो, फिर तो देखेंगे कौन का आइडिया अच्छा है उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो सबने 5-5 आइडिया सोच लिए, हर बच्चे ने 5-5 आइडिया सोच लिए कि ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं अपने स्कूल को स्वच्छ रखने के लिए। ठीक है, अब जब वो 5 आइडिया सोच रहे हैं या उससे ज्यादा आइडिया उनके दिमाग में आ रहे हैं, 10, 15, 20, अब बच्चे का जो मानसिक विकास है जिस स्तर का होगा, जिस स्तर का उसका IQ लेवल होगा उस स्तर से वो सोचेगा। IQ लेवल कम होगा तो 1-2 आइडिया आएंगे उसके दिमाग में, IQ लेवल ज्यादा होगा तो 10-15 आएंगे, उससे भी ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा तरह की चीजें आएंगी उसके दिमाग में, वो सोच पाएगा। ठीक है, अब ये तो बच्चे के IQ लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सारी चीजों को सोच पाता है। तो मान लो जो भी हमने टॉपिक दिया उसके बारे में उन्होंने 10 चीजें सोची कि हम इन 10 तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्लास को साफ कर सकते हैं, नदी को साफ करने का कोई टॉपिक दे दिया या कुछ भी दे दिया, हमने बोल दिया बताओ भाई गरीबी हटाओ, कैसे हटाएंगे हम अपने देश की गरीबी, सोचो आप 10-15 तरीके सोचो। तो ये क्या हो गया, अपसारी चिंतन। समस्या एक है और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइडिया बहुत सारे हैं। ठीक है, दिमाग में आ रहा है ये आइडिया अपना सकते हैं, ये आइडिया अपना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके दिमाग में आइडिया, ये क्या है, ये अपसारी चिंतन है। जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे दिमाग में आइडिया आए, बहुत सारी चीजों को हमारा दिमाग सोच पाए, क्या है, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या हो गया, अब वो बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं लेकिन सारे आइडिया हम अपनाएंगे नहीं, हमें अपनाना होगा कोई एक आइडिया। हमने बच्चों से बोल दिया कि भाई तुम बहुत सारी चीजों को सोच रहे हो, अब तुमने सोच लिया, अब जो तुमने इतना सारा सोचा है उसमें से कोई एक एक अच्छा अच्छा आइडिया निकालो। सब बच्चों बस एक एक अच्छा आइडिया निकालो, 5-6 आइडिया मत बताओ, बस मुझे एक ही आइडिया बताओ। अब सब बच्चे उनको कैटेगराइज करके, उनको समराइज करके एक आइडिया सोच के बता रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक आइडिया पहले उनके दिमाग में आ रहा था ऐसा कोई वैक्यूम क्लीनर लाएंगे कि हर सुबह 5 मिनट उस वैक्यूम क्लीनर को घुमा देंगे, क्लास साफ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा दूसरा उनके दिमाग में आइडिया आया कि एक चपरासी रख लेंगे, सफाई हो जाएगी। तीसरा उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि हम क्या करेंगे, सुबह उठते ही पहले 5 मिनट सब कूड़ा चुनेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, क्लास साफ रहेगी शाम तक। या फिर जब हम जाएंगे क्लास से सारे जने कूड़ा बीनेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, क्लास साफ रहेगी। ठीक है, ये इतने सारे आइडिया बताए। लास्ट में हमने बोला कि एक आइडिया बताना है। एक आइडिया क्या निकल के आया कि मैडम एक डस्टबिन यहाँ रखेंगे, एक डस्टबिन पीछे रखेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास में कूड़ा फेंकेगा ही नहीं, फेंकना ही नहीं है कूड़ा। कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। शाम को या सुबह को जब भी सफाई होगी स्कूल की और जो आएंगी सफाई करने या कोई भी काम करने, तो वो डस्टबिन को उठाकर ले जाएंगी, क्लास साफ की साफ ही रहेगी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें अपनी तरफ से कूड़ा नहीं फैलाना। समझ में आ गया। पहले कितने सारे विचार आ रहे थे, कोई कह रहा था वैक्यूम क्लीनर ले आओ, कोई कह रहा था एक एक्स्ट्रा आदमी रख लो सफाई करने के लिए, पूरे दिन साफ करता रहेगा, कोई कह रहा था सुबह आके पहले हम कूड़ा चुन लेंगे, कोई कह रहा था कि सुबह पहले आके हम सारी क्लास की सफाई कर लेंगे, कोई कह रहा था हम शाम जाते समय पहले क्लास की सफाई करके जब जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या तय हुआ, कोई बच्चा कूड़ा नहीं फैलाएगा, सब बच्चे डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे, दैट्स इट। और जो बच्चा कूड़ा नहीं डालेगा उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, 5 मिनट क्लास के बाहर खड़ा रहेगा। ठीक है, 5 मिनट क्लास के बाहर खड़ा रहेगा, हाथ ऊपर करके, या क्लास के पीछे खड़ा रहेगा। सबसे अच्छा आइडिया है क्लास के पीछे खड़ा करो ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, क्लास के बाहर खड़ा करोगे तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं वो उभर के आएंगी, भाई बच्चे के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सबसे सही आइडिया है क्लास के पीछे खड़ा करो, बेटा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ और खड़े होके पढ़ और नोट डाउन भी कर, खड़े होकर नोट डाउन कर, तो उसको समझ में आएगा कि पनिशमेंट हो गई। ठीक है, या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए कि जो जिसने गंदगी फैलाई उसको एक बड़ा सा पोस्टर बनाना पड़ेगा अच्छा सा क्लास को डेकोरेट करने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड। तो देखो पनिशमेंट में भी बच्चा कुछ सीख पाएगा। ठीक है, हम ऐसा कुछ चीजें कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया अभिसारी चिंतन। जब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं तो अभिसारी चिंतन। और जब उन बहुत सारे आइडियाज में से किसी
एक आइडिया को हम फाइनल कर देते हैं कि ठीक है, निर्णय हो गया, ये वाला माना जाएगा, तो क्या हो गया, अभिसारी चिंतन। ठीक है, क्लियर सबको। अब देखो, देख लेते हैं अभिसारी चिंतन के उदाहरण। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संचय, नदियों की सफाई, तालाब बनाना, पाइपलाइन सुधार, ये सब क्या है, जल संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, हम कौन कौन से उपाय द्वारा जल संरक्षण कर सकते हैं, तो ये इतने सारे उपाय बताए गए हैं कि जल संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वर्षा का पानी आए, हम उसको संचय कर सकते हैं, नदियों की सफाई कर सकते हैं, ठीक है, तालाब बना सकते हैं, पाइपलाइन में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रदूषण, प्रदूषण कम करने के तरीके। प्रदूषण कम करने का कौन कौन सा तरीका है, पहले तो आप वृक्ष लगा लो, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो, प्लास्टिक पर रोक लगाओ, जागरूकता अभियान फैलाओ। ठीक है, ये क्या है, अभिसारी। समस्या एक ही है, सॉल्यूशन उन्होंने कितने सारे बताए। ठीक है, समस्या यहाँ पर क्या है, एक ही है, सॉल्यूशन उन्होंने कितने सारे बताए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उपाय। देखो, प्रॉब्लम एक ही है, कितने सारे उन्होंने उपाय बताए हैं। गरीबी हटाओ के लिए उपाय, प्रॉब्लम एक ही है, डिसीजन उन्होंने कितने सारे लिए हैं कि भाई ये हम कर सकते हैं। सॉरी, डिसीजन नहीं, सोचा उन्होंने कितना सारा चिंतन करा है, ऐसे ऐसे हम करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अभिसारी चिंतन। समस्या एक, समाधान बहुत सारे हमने खोज लिए हैं। नेक्स्ट है अभिसारी, वो क्या था, अपसारी, ये क्या है, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी में क्या होता है, परिभाषा है, कई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त समाधान चुनना। जब किसी व्यक्ति कई विकल्पों में से किसी एक या सबसे उपयुक्त या सबसे सही समाधान चुनता है तो उसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब अपसारी चिंतन करने के लिए आपको अभिसारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ये वाला चिंतन कर रहे हैं, जब आप अभिसारी चिंतन कर रहे हैं, तो आपको इस चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई, कई समस्या ऐसी होती है, उनको कई तरीके से सॉल्व करा जाता है। जैसे पानी की समस्या है, तो उसके लिए कोई एक समाधान नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी, जब भी हम पानी की समस्या से जूझ सकते हैं। राइट, ठीक है। अब देखो, अगर हमें अभिसारी चिंतन करना है, ठीक है, तो जब हमें अपसारी चिंतन करना था, तो हमें अभिसारी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हो सकता है हम यहीं पर रुक जाते, ठीक है, कि हम भाई ये सारे आइडियाज अपना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रुक जाते। लेकिन जब भी हम अभिसारी चिंतन करेंगे, तो उससे पहले अपसारी चिंतन होगा ही होगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन क्या होता है, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को छांटना। ठीक है, बहुत सारी चीजों में से किसी एक को छांटना क्या होता है, अभिसारी होता है। अपसारी क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज लेके आना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अपसारी क्या है, बहुत सारे आइडिया लेके आना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभिसारी क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है, बहुत सारे आइडिया लेके आ चुके हम ऑलरेडी, उसमें से किसी एक को चुनना है जो परफेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने क्लासरूम को साफ करने वाला उदाहरण दिया था, अपसारी में बहुत सारे उन्होंने बताए, और अभिसारी में उनमें से हमने एक चुन लिया, एक परफेक्ट है। ठीक है, कि भाई बच्चों, गंदगी मत फैलाओ, सफाई रहेगी। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन करने के लिए क्या आवश्यक है, अपसारी चिंतन करना आवश्यक है। आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, उसके बाद में अभिसारी चिंतन होगा, यानी कि किसी एक डिसीजन पर आप टिकोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जल संरक्षण के उपाय में से सबसे प्रभावी जो है उसको हम अपना रहे हैं। अगर जल संरक्षण की बात करें और कोई मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी नदियों को गंदा होने से बचाना चाहिए। वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है हमारे। ठीक है, और हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी अगर हम अपनी नदियों का अच्छे से संरक्षण कर लें। ठीक है, वर्षा का पानी हम बचाएं या ना बचाएं, लेकिन अगर हमने अपनी नदियां साफ कर ली तो हम प्यासे नहीं मरेंगे, और नदियां साफ नहीं करेंगे तो 100% हम प्यासे मरेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो सबसे सही तरीका यही है, अगर सरकार के पास 100 करोड़ रुपए हैं साफ करने के लिए, तो उन्हें अलग अलग चीजों पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, नदियों को साफ करो, और नदियों को जेसीबी से साफ नहीं करना है। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना है कि बेटा कोई भी नदी के आसपास कूड़ा नहीं फेंकोगे, पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया कि नदियों के बिल्कुल समानांतर क्या चलने चाहिए, नाले चलते रहने चाहिए। नदियों के बिल्कुल बराबर में क्या चलते रहने चाहिए, नाले चलते रहने चाहिए, जिसमें जितना भी वेस्ट पानी है, चाहे वो लोगों का है, जनसंख्या का पानी है, सीवरेज का पानी है, या फिर किसी भी कारखाने का डर्टी वाटर है। ठीक है, कारखाने का जो वेस्ट पानी है वो है, वो सब अलग नाले में चलना चाहिए, और नदी में स्वच्छ पानी बहना चाहिए। तो पानी हमेशा साफ ही रहेगा, गंदा नहीं रहेगा, आराम से पीने की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन सरकारें हर चीज पर ध्यान दे रही हैं,
मैं सभी सरकारों की बात कर रही हूँ, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही। हर राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सभी सरकारों की बात कर रही हूँ मैं, कि सरकारें हर चीज पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रही हैं कि नदी के बराबर में हम एक नाला निकाल लें ताकि जितना भी गंदा पानी है उस नाले में चले। ठीक है, और नदी हमारी गंदी होगी ही नहीं। नदी कोई प्राकृतिक रूप से थोड़ी गंदी हो रही है। नदी को गंदा करने के लिए भगवान कोई मुहिम थोड़ी चला रहे हैं कि भैया हमें नदी गंदी करनी है। गंदी तो हम ही कर रहे हैं ना। तो दो तरीके से नदी गंदी हो रही है। पहली तो जो जितनी भी जनसंख्या रह रही है उसमें कूड़ा करकट फेंक रही है। ठीक है, मुंडन करके बाल वहीं फेंक रही है, चिप्स कुरकुरे पापड़ खा के पिन्नी वहीं फेंक रही है, पराठे खाकर रैपर वहीं फेंक रही है। एक गंदगी तो ये कर रहे हैं हम गंदा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा सीवर का पानी है उसकी सही से व्यवस्था नहीं है, तो सारा सीवर का पानी कहाँ जा रहा है? गंगा नदी में जा रहा है, यमुना नदी में जा रहा है, नर्मदा में जा रहा है, कृष्णा में जा रहा है, कावेरी में जा रहा है ना। तो वो सारा पानी नदियों में जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रही है? गंदगी, गंदी हो रही है नदियां। तो अगर हम इन दो चीजों पर काम कर लें, पहली तो जनता जागरूक हो जाए, दूसरी सरकार बिल्कुल उनके समानांतर एक नाला या नाली निकाल दें, चौड़ा सा नाला ही निकाल दें, उससे काफी हद तक पानी स्वच्छ हो जाएगा। ना केवल नदी स्वच्छ हो जाएंगी, नहर भी स्वच्छ हो जाएंगी और नाले भी, बम्बे भी स्वच्छ हो जाएंगे। पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, जानवर पियो, इंसान पियो, कोई पियो। भारत में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सब पानी गंदा कर रखा है। हर पानी गंदा कर रखा है, वो पीने लायक छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रदूषण कम करने के लिए सबसे व्यवहारिक तरीका सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है कि हम शिक्षा में ऐसी चीजों को डालें जिससे कि बच्चे राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक रहें। और जब बच्चे जागरूक रहेंगे, जब ये बड़े होंगे, युवा बनेंगे, 18 साल प्लस होंगे, तो ये ऑटोमेटिक एकता के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि हम रोजगार सृजन करें, यानी कि रोजगार क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दें, ना कि फ्री में राशन बांटे। ठीक है, और मैं सभी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, सरकार से मत बोलो कि हमें फ्री में बिजली दो। ऐसी सरकारों को वोट मत दो जो फ्री में बिजली दे रही है, पानी दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। कुछ भी आपको फ्री में नहीं लेना चाहिए। आपको सरकारों से एक ही चीज मांगनी चाहिए, रोजगार दो, हमें काम दो। ठीक है, आज ये वाली सरकार आई, मान लो आज ए सरकार आई, ए सरकार ने बिजली फ्री कर दी। कल को बी सरकार वोट मांगने आएगी, वो कहेगी बिजली के साथ पानी भी फ्री। कल को सी सरकार आई, कहेगी बिजली, पानी और तुम्हारी पढ़ाई वो भी फ्री। ठीक है, तीनों चीज फ्री। आपने किसको वोट दे दी? सी वाले को। ठीक है, सी वाले ने अगले 10 साल में जितना भी खजाना था, रिजर्व पैसा था, जो भी था, सब खत्म कर डाला, सब खत्म कर दिया। ठीक है, लोन और ले लिया, लोन भी ले लिया कि भाई योजना चल नहीं पा रही, लोन और ले लो। ठीक है, अब कोई और आया वोट मांगने, डी वाला, वो कह रहा है कि ये तो सब फ्री मिलेगा ही मिलेगा, 5-10 हजार रुपए महिलाओं को और मिलेंगे, और बढ़िया। ये डी वाला भी आ गया लाइन में। अब इन्होंने अगले 30 साल तक ऐसी लूट मचाई, ऐसी तबाही मचाई कि टैक्स का पैसा इधर से आया उधर फ्री में लुटा रहे, इधर से टैक्स का पैसा आया उधर फ्री में लुटा रहे। ठीक है, अगले 30 साल में सरकार का खजाना जीरो। ठीक है, अब लोगों को फ्री की आदत पड़ गई, कमाने की आदत नहीं है। हर महिला सोचेगी बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, है ना, और फ्री में घर बैठने के पैसे भी मिल रहे हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं है, काम ही मत करो आराम से। आदमी भी सोचेगा आधी से ज्यादा चीज तो फ्री आ रही है, 4 घंटे काम करके काम चल जाएगा, या फिर हफ्ते में 1 दिन काम कर आओ, नमक मिर्च के पैसे आ जाएंगे, सिलेंडर के पैसे आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। सिलेंडर पहले 9 मिल रहे थे, अब 4 मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फ्री एक लिमिट तक चलेगा, एक लिमिट के बाद फ्री बंद हो जाएगा, लेकिन आपको बिना काम करने की आदत पड़ जाएगी। आप 50 साल में कहाँ से काम ढूंढोगे? 60 साल की उम्र में कहाँ से काम लाओगे आप अपने लिए? एक बार कोई फैक्ट्री बन गई, उसमें हमेशा काम चलता रहेगा। एक बार आपने नौकरी पर लग गए, हमेशा आपकी नौकरी में पैसे आपको मिलते रहेंगे। इसलिए सरकारों से काम मांगो, फ्री मत मांगो। फ्री ज्यादा मांगोगे तुम सब खा लोगे, सारी चीजों को खा लोगे, सारी संसाधन को बैठ के खा लोगे। जब तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे आएंगे ना 20 साल बाद, उन बच्चों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उनको, उनके पास एक ही तरीका रह जाएगा, विदेश में जाओ, नौकरी करो और वहां वहां से कुछ कमा के लाओ। उनके पास एक ही बचेगा उपाय, क्योंकि यहाँ रहेंगे भारत में तो भूखे ही मर जाएंगे। फ्री वाली योजना फिर खत्म हो जाएंगी। आज एक सरकार फ्री में दे रही है, कल दूसरी सरकार फ्री में नहीं देगी, क्योंकि सरकारें तो तुम्हारा ही पैसा लुटा रही है ना, तुम्हारे ऊपर टैक्स आ रहा है, लुटा रही है, टैक्स आ रहा है, लुटा रही है। तुम क्या कर रहे हो? अगर ये फ्री वाली योजनाएं ना चल रही होती तो हम सरकार पर दबाव बना सकते थे कि भाई जो पेट्रोल पेट्रोल आज की डेट में 100+ चल रहा है, इसका रेट आप 70 ही रखो, और सारी चीजें सस्ती मिल रही होती। ठीक है, सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही होती? पेट्रोल पे, कि भाई और तो उसको कुछ फ्री में देना नहीं है। पेट्रोल 30 रुपए सरकार पेमेंट कर रही होती और 70 रुपए हम पेमेंट कर रहे होते। ठीक है,
तो दूध भी फ्री, दूध भी सस्ता होता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के भी तो पैसे लगते हैं ना उस पैकेट में, ठीक है। सब्जी भी सस्ती होती, फल भी सस्ता होता, सब कुछ सस्ता होता, किराया भाड़ा सब कुछ सस्ता होता। कितना सस्ता मिल जाता हमें हर चीज, और हर आदमी तक मिल जाता। अब हमने क्या कर लिया, हमने सारी योजनाएं फ्री में निकाल ली। गवर्नमेंट अब हमारी मदद नहीं कर रही, गवर्नमेंट कह रही है कि 100 रुपए लीटर लेन दो तेल इन्हें। अब कुछ लोग ये सोचेंगे हमारे घर में तो गाड़ी है ही नहीं, हमारे घर में तो बाइक है ही नहीं, हमें क्या मतलब पेट्रोल 100 हो 200 हो कितने भी हो, बाबू दूध चाय तो पीते होगे, रोटी तो खाते होगे, सब्जी तो खाते होगे, वो भी किसी गाड़ी में रखकर आएगी, तो जो व्यक्ति उस गाड़ी में रख के लाएगा उसका किराया तुम दोगे, वो नहीं देगा अपनी जेब से। सब्जी अगर किसान की सब्जी अगर 5 रुपए की है, तो तुम्हारे घर तक आते आते उसमें 5 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, तो वो सब्जी तुम्हें 10 रुपए की मिलेगी। एक दिन फ्री में राशन तो मिल जाएगा, सब्जी के लिए पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, भूखे मर जाओगे, या फिर सूखी रोटी खाना सीख लोगे तुम। ये चीज ध्यान रखो, फ्री के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी प्रोटेस्ट हो फ्री के लिए आंदोलन मत करो, मत बोलो सरकार को फ्री हमें कुछ भी चाहिए, उन सब सरकारों से बोलो फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम दो बस, ठीक है। सारी योजना गलत है, महिलाओं को भी मैं बोल रही हूँ, महिलाएं बड़ी खुश हो रही है कि यहाँ फ्री मिल रहा है, 6,000 यहाँ मिल रहे हैं, तो किसी प्रदेश में 10,000 मिल रहे हैं, किसी प्रदेश में 4,000 मिल रहे हैं। खुश मत हो, तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें आदत पड़ गई कि फ्री में आ जाएगा, तुमने काम करना छोड़ दिया। जिस दिन ये फ्री वाली सुविधा चली जाएगी, ये सरकारें ABCD सब चली जाएंगी, फिर कोई नई सरकार आएगी और वो कहेगी पहले से ही पूरा देश खाली है, मैं कहाँ से तुम्हारी व्यवस्था करूँ, अपना खर्चा अपना आप चलाओ, क्या करोगे, भूखे मरोगे। तो सोचो अपने बारे में खुद, सरकारें नहीं सोचेंगी आपके बारे में, सरकारें वोट के बारे में सोचेंगी, और वो कहीं तक सही है, वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है वो गलत, क्योंकि सरकारों को पता है कि उन्हें सत्ता में बने रहना है, तो वोटर को खुश करके रहना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए वो आपको खुश कर देंगे। तो आप अपने बारे में खुद सोचो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। और या फिर मैं ये कहूँ कि सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन फेवरेट क्वेश्चन है CTET के, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन, दोनों ही क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या से रिलेटेड हम गहराई में चीजों को सोचते हैं, गहराई में, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है, तो हम उसके लाभ हानि विशेषता महत्व सब चीजों का अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब जाके हम उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। आलोचनात्मक चिंतन परिभाषा है किसी विचार या नीति की गहराई से विश्लेषण करना, जब व्यक्ति किसी विचार तर्क या जानकारी का गहराई से विश्लेषण करके उसकी सत्यता और उपयोगिता पर निर्णय करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इसमें क्या होता है आलोचनात्मक चिंतन में, उदाहरण है पहला, ब्रिटिश शासन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब नीतियों का मूल्यांकन करेंगे तो लाभ भी आएंगे उसमें, दोष भी आएंगे, दोनों चीज आएंगी ना, कि भाई ये नीति बनाई थी, ये नीति सही रही और ये नीति गलत रही। तो जब भी क्लास में डिबेट होगी, जब भी क्लास में चर्चा होगी, परिचर्चा होगा, तर्क होगा, वहां पर क्या कौन सा चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। जब भी भाषण वो डिबेट होगी, डिबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कभी कभी शब्द मेरे दिमाग से गायब हो जाते हैं, कभी हिंदी के कभी इंग्लिश के, कुछ कुछ दिक्कत होगी है दिमाग में। तो जैसे क्या होती बहस, हाँ डिबेट यानी बहस, एक पक्ष के बच्चे दूसरे पक्ष के बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, बहस, ऐसी वाली नहीं, खेल कूद में जो लड़ाई करते हैं वैसी वाली नहीं, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जब वो चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं आपस में मिलकर, उस वाले चिंतन को हम क्या बोलेंगे, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। आलोचना में हम किसी भी चीज का दोनों पक्ष देखते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों के आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है किसी शिक्षा नीति के फायदे और नुकसानों पर विचार करना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें किसी सामाजिक आंदोलन की सफलता और असफलता का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है इसमें किसी समाचार की सत्यता पर सवाल उठाना। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन पर हम क्या कर रहे हैं, आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन कौन लेके आया था, महात्मा गांधी। अब बताओ इसके क्या फायदे रहे स्वतंत्रता संग्राम में। इधर वाले बच्चे हमने 2 टीम में बांट दिए बच्चे, 10 बच्चे इस वाली टीम में और 10 बच्चे इस वाली टीम में, तो ये वाली टीम बताएगी फायदे और ये वाली टीम बताएगी नुकसान, ठीक है, दोनों बताएंगे। अब ये वाली टीम फायदे बता रही है, ये वाली टीम नुकसान बता रही है, तो क्या चल रहा है, ये आलोचनात्मक चिंतन चल रहा है, दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और हम कौन है, हम जज के रूप में बैठे हैं यानी टीचर, तो टीचर डिसाइड करेगा कि कंक्लूजन निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा उस डिबेट के बाद
कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके क्या फायदे रहे और क्या नुकसान रहा। पहले बच्चे आपस में बताएंगे, ठीक है, आपस में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे या विचार विमर्श करेंगे या फिर गहराई से चीजों को लेके आएंगे और बाद में हम बताएंगे कि क्या किस हद तक असहयोग आंदोलन का फायदा हुआ, कि कौन कौन से उसके नुकसान हुए। और सच में असहयोग आंदोलन के फायदे और नुकसान दोनों रहे। अगर पहले असहयोग आंदोलन हो जाता, असहयोग आंदोलन अगर सफल रहता, पहले नहीं हो जाता, अगर सफल रहता और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान हमारी झोली में से नहीं जाता। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नींव रखी गई वो बाद में रखी गई, पहले नहीं रखी गई। असहयोग आंदोलन आया था 1920 में। ठीक है, पाकिस्तान की जो मांग की गई थी वो कही गई थी 1940 के आसपास। अगर असहयोग आंदोलन सफल रहता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश से अलग नहीं होते, वो हमारे देश में रहते और आराम से मैनेज हो जाता। अब भी तो रह ही रहे, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रह रहे हैं ना यहाँ, तो तब भी रह सकते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि तब ना रह पाते, तब भी रह लेते। आज भी उतने मुस्लिम आज भी यहाँ रह रहे हैं जितने आजादी से पहले रह रहे थे। उतना ही परसेंट है मुस्लिमों का आज भी जितना आजादी से पहले था, या ये कहूँ कि आज ज्यादा ज्यादा परसेंट है आज मुस्लिम लोगों का भारत में, उस समय और भी कम था। ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। तो जब अब रह सकते हैं तो तब भी तो रह सकते थे ना। और इतना विशाल भारत होता, कितना बढ़िया लगता देखने में। तो बेकारी तो हुआ, तो कई सारे फायदे भी रहे, नुकसान भी रहे। अब कई लोग सोचेंगे कि वो अलग ही ठीक है, फालतू में यहाँ दंगे मचाते हैं ऐसे भी कई लोग सोच रहे हैं, तो भैया हम उनको सुधार लेते हैं ठीक है, हमारे स्कूलों में हम उनको पढ़ाते सुधार लेते। अब कई लोग तो अब भी उपद्रव मचा रहे हैं, उनको भी तो सुधार ही रही है सरकार है, तो ऐसे ही सुधार लेते चलता मिलजुल के काम। नेक्स्ट है इसमें किसी शिक्षा नीति के फायदे नुकसान बताना। नेक्स्ट है इसमें किसी सामाजिक आंदोलन की सफलता और असफलता पर विश्लेषण करना। समझ में आ गया। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है कि फायदे और नुकसान दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। समालोचनात्मक चिंतन तो वही है, शब्दों का फेर है, लेकिन फिर भी मैंने अलग लिखा है यहाँ पर ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर भी, अब देखो इन्होंने इंग्लिश में तो एक ही लिख रखा है, लेकिन हिंदी में इनका मानना है कि जब डिबेट वगैरह चल रही है तो उस समय क्या है, आलोचनात्मक चिंतन है। और जब डिसीजन लेने की बारी आ रही है, कोई बहुत सारी चीजों में से अगर हमें एक डिसीजन लेता है, यानी कि मूल्यांकन पर आ रहे हैं हम, ठीक है, लास्ट में जब अगर हम मूल्यांकन उसको रूप दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, समालोचनात्मक चिंतन बोलेंगे। ऐसा ये यहाँ पर बोल रहे हैं। परिभाषा है किसी विचार या कार्य की खूबियों और कमियों को पहचानना, यह भी आलोचनात्मक चिंतन का ही एक रूप है। इसमें व्यक्ति किसी विचार या कार्य का मूल्यांकन करता है और उसकी कमियों और खूबियों को पहचानता है। लगभग सेम सेम सी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वही उदाहरण है सारे। ठीक है, तो आपको समझ में आया, आलोचनात्मक समालोचनात्मक लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कहें कि इन दोनों में ही क्या है, गहराई वाला चिंतन होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक के या किसी भी समस्या से रिलेटेड उसके लाभ दोष, ठीक है, उसकी सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए, सब पर चर्चा हो रही है। तो ये कौन सा चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन है। फेवरेट चीज है किसकी, सीटेट की, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। संविधान की विशेषताओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए, किसी सामाजिक सुधार और आंदोलन की आलोचना कीजिए। और एक चीज और ध्यान रखना, आलोचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ओपन एंडेड रहेंगे, जिनका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, एक लाइन वाले या 4 लाइन वाले नहीं रहेंगे कभी भी। समझ में आ गई आपको चीज? क्या अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप किसी भी चीज के 5 लाभ और 5 हानि बताओ, और नीचे ऑप्शन में दिया जाए ये कौन सा चिंतन है, आलोचनात्मक है, समालोचनात्मक है या कौन सा है, तो आप ध्यान रखना इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। फिक्स आंसर नहीं होते हैं इनके कभी भी। सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, फिक्स आंसर नहीं होते हैं इनके कभी भी। किसके, आलोचनात्मक समालोचनात्मक के। खुला अंत होता है, ओपन एंडेड होता है खुला अंत, यानी कि उनका कोई अंत ही नहीं है। और क्लोज एंडेड होता है बंद अंत। ठीक है, ऐसे शुद्ध हिंदी लिखी आती है सीटेट के पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ओपन एंडेड बोला जाए आपसे, ठीक है, तो कौन कौन से आलोचनात्मक चिंतन आएगा, विश्लेषण समालोचनात्मक चिंतन आएगा। ठीक है, अगर क्लोज एंडेड पूछा जाए तो वो तो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देश की राजधानी क्या है, वो क्या है, ये क्या है, यानी कि उनके फिक्स पता होता है कि इसका आंसर यही होगा। उसमें बच्चों को कोई दिमाग नहीं लगाना। जहां दिमाग लगाना पड़े वो कौन सा होगा, आलोचनात्मक समालोचनात्मक चिंतन होगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक चिंतन कल ये भर भर के समझाया था मैंने आपको। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भर भर के समझाया था मैंने आपको। विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है, परिभाषा है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर
अध्ययन कराना, जबकि व्यक्ति किसी समस्या या विचार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन करता है तो उसको हम विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जल संरक्षण। ठीक है, अब हमने जल संरक्षण को बांट दिया कई सारे भागों में कि पहले आप विचार करो कि जल को, नदियों को कैसे साफ किया है। ठीक है, फिर आप बात सोचो कि जो बारिश का पानी है वो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भूमि में डालें ताकि जो भौम जल है, जो पृथ्वी के अंदर जो जल है उसका जो लेवल है वो ऊंचा ही रहे। ठीक है, पानी की कमी ना हो, हैंडपंप में पानी आए। फिर हम कह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आसपास के तालाबों को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को अलग अलग पहले समझा रहे हैं। जल संरक्षण में समझा रहे हैं, हम जल संरक्षण समझा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले नदियों के बारे में, फिर भौम जल कैसे ऊपर आएगा, वाटर लेवल कैसे ऊपर आएगा उसके बारे में, और फिर हम समझा रहे हैं तालाब कैसे साफ होंगे, कैसे हम बारिश के पानी को सिक्योर कर सकते हैं। ये सब हमने अलग अलग समझा दिया। अब हम बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा एक निबंध लिखिए कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करें, पहले तो हमने विश्लेषण करके अलग अलग चीजों को समझाया। ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया, तो क्या हो गया, विश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, बच्चे उससे सीख रहे हैं। अब हमने बोला कि इसको जोड़कर एक निबंध लिखो, तो फिर क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। ठीक है, संश्लेषण हो गया। विश्लेषण क्या हो गया, किसी भी टॉपिक को तोड़ तोड़ कर कई सारे भागों में विभाजित कर लीजिए और फिर उसको पढ़ाइए और समझा दीजिए बच्चों को। ठीक है, संश्लेषण क्या हो गया, उस सारे टॉपिक को इकट्ठा करके एक साथ समराइज कर दीजिए। ठीक है, वो क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन से उदाहरण है विश्लेषणात्मक है। स्वतंत्रता संग्राम को चरण में बांटकर समझना। प्रारंभिक चरण कौन सा था, विद्रोह, कांग्रेस आंदोलन, गांधी का युग। तीन चार तरीकों में हमने बांट रखा है। जैसे इतिहास को भी हमने तीन भागों में विभाजित कर रखा है। पहले कौन कौन सा, पहले आपका प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, लेकिन है तो इतिहास ही ना, लेकिन हम तीन भागों में उसको पढ़ते हैं, है ना। कोचिंग सेंटरों में सब में तीन भागों में बताया जाता है और एनसीईआरटी ने भी तीन भागों में ही बता रखा है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल भूगोल तो भूगोल ही है, लेकिन हमने इसको कई भागों में बांट रखा है कि मानव की भूगोल अलग, अंतरिक्ष की भूगोल अलग, पृथ्वी भूगोल अलग, जलवायु भूगोल अलग, मानव भूगोल अलग। तो ये अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। ठीक है, और है तो एक ही ना, तो इस तरह से ही हम टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे भूगोल में जलवायु को तापमान, अगर हमें भूगोल में जलवायु के बारे में पढ़ाना है तो पहले हम क्या करेंगे, तापमान पढ़ाएंगे, फिर वर्षा पढ़ाएंगे, फिर आर्द्रता में बांटकर अध्ययन करेंगे और बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि भैया किसी भी स्थान की अगर हमें जलवायु पता करनी है कि कैसी है तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्लस उसका क्या पता होना चाहिए, उसका अक्षांश और देशांतर भी पता होना चाहिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर भी इफेक्ट डालते हैं कि सॉरी, देशांतर नहीं, अक्षांश भी इफेक्ट डालता है कि वहां की जलवायु कैसे होगी। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास रहेगा तो जलवायु गर्म रहेगी, 0 डिग्री से ऊपर या नीचे, ज्यादा ऊपर या नीचे रहेगा तो ध्रुवों के आसपास की जलवायु कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। ध्रुवों पर सीधी गर्मी जाती नहीं है सूर्य की, तो ठंडी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों को पहले समझा सकते हैं। पहले हमने एक चैप्टर में तापमान पढ़ाया, फिर एक क्लास में हमने वर्षा पढ़ा दी, फिर एक क्लास में हमने आर्द्रता पढ़ा दिया, एक क्लास में हमने पहले अक्षांश पढ़ा चुके हैं। उस सबको समराइज करके हम बता रहे हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं संश्लेषणात्मक चिंतन। ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, अलग अलग विचारों को जोड़कर नए संपूर्ण विचार बनाना। जब व्यक्ति अलग अलग विचारों और सूचनाओं को जोड़कर एक नया संपूर्ण विचार बनाता है तो उसे हम संश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, विभिन्न आंदोलनों को जोड़कर स्वतंत्रता संग्राम की समग्र तस्वीर बनाना। बहुत सारे आंदोलनों को हमने अलग अलग पढ़ा दिया और फिर हमने बोला क्या 1957 का जो क्रांति में हमारी जीत हुई थी, जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसमें हमने उसके लिए हमने कौन कौन से आंदोलन किए थे। ठीक है, आपको हमने बहुत सारे आंदोलन बताए, आप समराइज करके एक में बता रही हूँ। अलग अलग राज्यों की संस्कृति को मिलाकर भारतीय संस्कृति की अवधारणा बनाना। ठीक है, पहले हमने हर राज्य की अलग अलग आपको संस्कृति पढ़ा दी है, फिर हमने बोला कि बेटा भारतीय संस्कृति क्या है, तो आप ऊपर से स्टार्ट कर दोगे कि उत्तर भारत में इस तरह की संस्कृति है, इस तरह के धर्म को अपनाते हैं, इस तरह का खान पान है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में ऐसा है, पश्चिम भारत में ऐसा है, साउथ भारत में ऐसा है, यानी कि दक्षिण भारत में इस तरह का है। तो ये है हमारी भारत की संस्कृति। समझ में आ गया। पहले क्या बताया था, हर राज्य की अलग अलग संस्कृति बताई थी, बाद में सबको समराइज करके एक में रख दिया। नेक्स्ट है इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति को मिलाकर सामाजिक विज्ञान का समग्र अध्ययन करना। ठीक है, अब देखो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी और चिंतन के प्रकार से रिलेटेड है। अब देखो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है जिसमें नॉलेज दी जाती है वो कैसा है, निष्क्रिय चिंतन है, यानी कि बच्चों को कुछ सोचना नहीं है, बस सुनना है, अपना दिमाग नहीं चलाना, वही सुनना है जो टीचर कह रहा है। समझ जो है, जो दूसरे प्रकार का है सिद्धांत, जिसमें
इसमें अर्थ और व्याख्या करना होता है, ये सैद्धांतिक चिंतन है, यानी कि जो टीचर कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना है। अनुप्रयोग व्यवहारिक चिंतन है, यानी कि पहले टीचर ने समझा दिया, व्यवहार में उस चीज को हम लेके आ रहे हैं। विश्लेषण जो है वो आलोचनात्मक चिंतन है, ठीक है, जब भी चीजों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ कर उस पर चर्चा करी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन। संश्लेषणात्मक चिंतन किससे संबंधित है, सृजनात्मक चिंतन से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, इनको भूलना नहीं है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इन शब्दों को। ये जो मैंने बॉक्स बनाया अच्छे से याद रखना। विश्लेषण में क्या आता है, आलोचनात्मक चिंतन आता है। संश्लेषण में क्या आएगा, सृजनात्मक चिंतन आएगा, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना अपनी तरफ से। सृजनात्मक या रचनात्मक एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मूल्यांकन में क्या आएगा, मूल्यांकन में आएगा सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन दोनों के बाद आएगा किसी नीति के फायदे और नुकसान बताना, ठीक है। तो इसी के साथ हो गया ये चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर से रिलेटेड अब आएंगे आपके एमसीक्यू, कहाँ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम की या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।